गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। कैसे हो? आ गए हो आप? आज हम करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे हो? सारे के सारे आ चुके हो? 10 लोग यहां पर हैं। लाइक कर दिया सबने? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। गुड इवनिंग मनोज कुमार, कैसे हो? चलिए, अनन्या है यहाँ पे, आयुषी है और महक पूर्वा भी आ गई हैं। So we are getting some loyal students. तनु वर्मा is there and so अब हम शुरू कर सकते हैं अपनी क्लास। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में गुड हमने इवनिंग पिछली सर। क्लास, गुड इवनिंग तनु, पिछली क्लास के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कुछ चीजें समझी थी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंशियल रेट लॉ, व्हाट इज द हाफ ऑफ द रिएक्शन, किस तरीके से हम डिफरेंशियल रेट लॉ डेराइव कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें हमने पिछली क्लास में की थी। अगर किसी को पिछली क्लास के बारे में कुछ भी पूछना है तो इस समय वो पूछ सकते हैं, बट दैट्स अ कंपल्शन कि पिछली क्लास उन्होंने देखी जरूर हो। बिना देखे तो पूछ नहीं सकते ना। अब ये मत बोलना सर सारा का सारा एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दो, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। सवाल पूछो कि सर आपने ये कहा था, इसका क्या मतलब है, आई विल एक्सप्लेन इट, नॉट अ प्रॉब्लम। बोलो। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से हम यहां पे क्लासेस ले रहे हैं उस तरीके से सारे सेशन, सारे इंस्टीट्यूट पेड क्लासेस लेते हैं। वी आर हैविंग द पेड क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री। गूगल मीट के ऊपर फ्री में क्लास हो रही है टू वे कम्युनिकेशन के साथ, जिसमें आप भी पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। फैक्ट्स जान ले कह रहे हैं सर, समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा, ये तो बताओ। कल उस दिन क्लास में थे आप या आपने क्या किया था? चलिए, जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए एंड वी आर गोइंग टू बिगिन ओवर विद द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स which affect the rate of reaction. Okay, so to begin over with it, these are the factors which affect the rate of reaction. These are the factors which affect the rate of reaction. Concentration, पार्शियल प्रेशर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर दोनों एक ही चीज है। कंसंट्रेशन की बात हम जब करते हैं तो ये मोलारिटी हो जाता है, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो ये प्रेशर में हो जाता है, बार में हो जाता है, बट बोथ मीन द सेम थिंग, दैट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, so these are the number of reactant molecules per unit volume, that is what we have as concentration and the partial pressure. पोछला लेक्चर मैंने मिस कर दिया था। अगर पोछला लेक्चर आपने मिस कर दिया था तो पोछला लेक्चर पढ़ लो बेटा, देख लो। आई हैव अ डाउट, व्हाट शुड वी डू टू टेक पार्ट इन मेंटी क्विज? जब मेंटी क्विज लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मेंटी क्विज में जाने में क्या करना होगा। और फैक्ट जान ले, अगर आपने पिछला लेक्चर मिस कर लिया तो पिछला लेक्चर देखो, अगर नहीं देखना तो इस लेक्चर से स्टार्ट करो, अगर इस लेक्चर में कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो। ठीक है, अब कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। देन वी हैव द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट ऑफ द रिएक्शन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। कभी कभी लोगों को लगता है अजीब सी बात, ऐसा कैसे हो सकता है कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, बट यस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। करेंगे इसके एग्जाम्पल भी। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है पर रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं, कैटलिस्ट का एग्जांपल, कैटलिस्ट का एग्जांपल है टीचर्स। हम कैटलिस्ट है। अगर आप अपनी बात करें और हम अपनी बात करें, देन इन दैट केस वी आर द कैटलिस्ट, वी आर नॉट द रिएक्टेंट। हम सालों साल, जिंदगी भर यहीं पे ही रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, आप हमें यूज करते हो। अभी मैं आपके साथ एंगेज हूं ना, मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी क्लास में हूं, इस समय मैं कोई और क्लास नहीं ले सकता, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो इस समय मैं आपके साथ कंबाइंड हूं, आई एम अ रिएक्टेंट एट दिस मोमेंट। लेकिन जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, आप अपना काम करने के लिए पहुंचेंगे, आपके पास नॉलेज आ जाएगी एंड आई विल बी फ्री टू इम्पार्ट द नॉलेज टू समबडी एल्स। दैट इज व्हाट अ कैटलिस्ट इज। टीचर्स आर द कैटलिस्ट।
ठीक है। और कैटलिस्ट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर ले तो घर की सीढ़ियां फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बेनिफिट करती हैं और बैकवर्ड रिएक्शन को भी बेनिफिट करती हैं। अपनी तरफ से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, ना ही कोई एनर्जी कंज्यूम करती है, ना ही खुद कंज्यूम होती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग रिएक्टेंट के साथ अटैच्ड होती है। रिएक्टेंट रिएक्शन को कई स्टेप्स में ब्रेक करती हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करती है। तो वो है सीढ़ियां। सीढ़ियां इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कैटलिस्ट। सीढ़ियां इज द कैटलिस्ट। ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड कैटलिस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। सॉल्वेंट की बात हम करेंगे। सॉल्वेंट होता क्या है? एक बात का ध्यान रखिए, सॉल्वेंट की डेफिनेशन हर चैप्टर के साथ साथ बदलती चली जाती है। एज वी चेंज द चैप्टर, द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्वेंट ऑल्सो चेंजेस। एंड देन वी हैव टेम्परेचर, and then we have radiation. We are going to talk about the effect of all these factors। एक एक करके हम सारे के सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है। अरिजीत विश्वास कह रहे हैं ओनली 28। हाँ, तो क्या हुआ? अगर आपको यहां आना अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो यू स्टे हियर। अगर नहीं लग रहा तो 28 का 27 बना दो यार, क्या दिक्कत है? मायूक सेन गुप्ता, कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है। मोहन, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन कैटलिस्ट के बारे में हम दोबारा भी पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी ये चीज देखो। दीज आर द 7 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। आई होप यू हैव कॉपीड देम आउट। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स जो लिखकर बनते हैं ना, उनका कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो अगर आपने ये नोट्स लिखने हैं, लिख लीजिए। ठीक है। ओके, चलिए। फाइन। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड दीज वर्ड्स। ये सातों के साथ कॉपी कर लीजिए। दीज आर द फैक्टर्स। अब एक एक करके इन सारे के सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करते चले जाएंगे। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का 4.5 क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर्स द अफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन? So we have just talked about the reasons, the factors which affect the rate of the reaction. ठीक है। ओके। अब बात करते हैं समथिंग कॉल्ड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सॉल्वेंट के तौर पर। लेट अस से आप नीट का एग्जाम देने के लिए गए, और नीट का एग्जाम देके जब बाहर आए तो आपसे किसी ने पूछा कि एग्जाम कैसा हुआ। तो आपने जवाब दिया, भाई एग्जाम इजी था, मुझे आता था, लेकिन मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। आपसे किसी ने पूछा कि भाई अनकंफर्टेबल क्यों हो गए? तो आपने पूछा कि पहले तो मैं अकेला रूम में बैठा हुआ था, फिर बाद में एक स्टूडेंट और आ गया। अब उस एक स्टूडेंट के आने की वजह से जब उसने सांस लेनी शुरू की, तो मेरे लिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होने की वजह से मैं परेशान हो गया। विल यू एक्सेप्ट दिस लॉजिक कि उस कमरे में एक स्टूडेंट और आने की वजह से आपके लिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, और इस वजह से आपका पेपर खराब हो गया? विल यू एक्सेप्ट दिस लॉजिक? ठीक है। Why will you not accept this logic? अब आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाता है, आपके कमरे में आ जाता है, क्या वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा? करेगा ना। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर असर तो पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, लेकिन असर तो पड़ेगा। बट क्या उस ऑक्सीजन के फर्क पड़ने से क्या आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अ ह्यूज एक्सेस। इसीलिए ऑक्सीजन के थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से, ऐसा मत बोलना कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, होगा, लेकिन उस कंसंट्रेशन के चेंज होने की वजह से आपके किसी भी परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं कि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बट इट इज प्रेजेंट इन अ ह्यूज एक्सेस, जिसकी वजह से उसके कंसंट्रेशन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ, बाय आवर डेफिनेशन, ऑक्सीजन इज द सॉल्वेंट। तो अ component which is present in such a huge excess that a small change in its concentration does not affect the rate of reaction, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास फर्क पड़ जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट अपने आप में कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट एक रिएक्टेंट भी हो सकता है किसी रिएक्शन में हमने एक रिएक्टेंट को इतना एक्सेस में ले लिया कि वो सॉल्वेंट का वर्क करने लगा। ठीक है। वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो एक इनर्ट मीडियम भी हो सकता है, मतलब कि वो जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन करना चाहता हूं ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस के साथ, तो मैं ऑक्सीजन को खूब सारे हीलियम के साथ या आर्गन से डाइल्यूट कर देता हूं। तो हीलियम और आर्गन, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, दे आर जस्ट मेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लो। फाइन इनफ। तो इट कुड बी एन इनर्ट मीडियम एज वेल। और ये भी हो सकता है कि जो सॉल्वेंट है दैट बिकम्स द फैसिलिटेटर। जैसे अगर हम आयनिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो वाटर इज अ सॉल्वेंट जो आयंस को सेपरेट करता है और रिएक्शन को होने में फैसिलिटी करता है। यू मे कॉल इट अ कैटलिस्ट, यू मे कॉल इट अ फैसिलिटेटर, वॉट एवर यू विश, यू कैन डू दैट। सो दैट इज वॉट वी हैव एज अ सॉल्वेंट। क्लियर? नहीं बेटा सुमित रॉय, ये मत बोल देना जिसका मोल ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जिसका मोल इतना ज्यादा है कि उसमें से अगर कुछ निकाल दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इट इज समथिंग लाइक कि आपके घर में चीनी की बोरी है, पड़ी हुई है, भरी हुई बोरी, आपने उसमें से थोड़ी सी चीनी उठा के मुंह में डाल दी। अगर आपने उसमें से थोड़ी सी चीनी उठा के मुंह में मार डाल दी तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि चीनी की बोरी है। लेकिन अगर उसी में से चीनी करते 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 इतनी कम हो गई कि लास्ट में इतनी सी चीनी बची तो उसमें से एक दाना भी उठाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। अरिजीत विश्वास, आप तो मुझसे नहीं पढ़ना चाहते ना, तो व्हाई वुड यू लाइक टू हैव माय ब्रांच मी इन कोलकाता? ठीक है। फाइन। किसकी कॉस्ट बता रहे हो अरिजीत विश्वास, ये तो बता दो। लाइक कर लेना जिसने भी लाइक नहीं किया अभी तक। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द सॉल्वेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन में चेंज होने की वजह से, क्योंकि रेट पर असर नहीं होता, इसलिए हम सॉल्वेंट को रेट इक्वेशन में नहीं लिखते। इज दिस क्लियर? अरिजीत विश्वास कह रहे हैं कि आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स बट आई एम PWIN। तो फाइन इनफ, व्हाट आर यू डूइंग हियर? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज समथिंग कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब देखो ये तो हमें समझ में आता है कि अगर रिएक्टेंट की नेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो रिएक्शन रेट पर फर्क पड़ता है। तो एक छोटी सी बात समझते हैं। अगर हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड नेचर, तो नेचर में आखिरकार क्या क्या चीजें आ जाती हैं? नेचर, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, नेचर ऑफ अ सब्सटेंस के अंदर आ जाता है बहुत सारी चीजें। पहली बात, उसके जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आ जाती है उसकी केमिकल नेचर। केमिकली वो क्या है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्या है केमिकली? वो क्या है? तो केमिकल नेचर आ जाती है। ठीक है। फिर दूसरा नेचर में क्या आ जाती है? फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में उसका फेज भी आ जाता है, मतलब कि वो किस फॉर्म में है, पाउडर्ड है, फाइनली डिवाइडेड है, डिफ्यूज्ड है, या वो डिस्पर्स्ड है, वो सॉल्यूशन में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोलॉइडल है, किस फॉर्म में है? फिजिकल स्टेट। तो दैट ऑल्सो बिकम्स द इंपॉर्टेंट थिंग। वाटर सॉल्यूट हो सकता है, हाँ बेटा सुमित्रा, वाटर सॉल्यूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताया है कि वाटर सॉल्यूट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल स्टेट हो सकते हैं, फिजिकल स्टेट फेज, उसमें नेचर, वो भी नेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा, अब फिजिकल स्टेट के अंदर सरफेस एरिया भी आ जाता है। तो सरफेस एरिया किसी का कितना है वो भी नेचर में आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद इट कैन डिपेंड ऑन द एनर्जी, मतलब कि एनर्जी कुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर।
उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, आपने क्या टेम्परेचर बना रखा है, दैट ऑल्सो कुड बी नेचर। तो ये सारी की सारी चीजें नेचर में आ जाती है। एनर्जी विच कुड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है। अरिजीत विश्वास, ये बहुत छोटी क्लास है बेटा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अटेंडिंग दिस क्लास इज बीनीथ योर लेवल, आई वुड सजेस्ट आप 2-3 लाख स्टूडेंट के साथ ही पढ़ लीजिए। ठीक है। तो अरिजीत विश्वास, अगर मैं हाईली पेड हूं और मेरे पास कम स्टूडेंट हैं, तो दैट शुड बी गुड फॉर यू, इजंट इट? नॉट बैड फॉर यू। या आपको भीड़ का हिस्सा बनने में ज्यादा अच्छा लगता है? ओके। चलिए, अरिजीत विश्वास, नाउ आई एम नॉट गोना रिस्पॉन्ड यू। आपको मैंने सारे जवाब दे दिए। अब आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहिए तो प्लीज स्पैम मत कीजिए। नाउ, सो दैट इज एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है। नाउ, ये हमने बात की नेचर की। अब नाउ वी कैन हैव द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, वी कैन हैव द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये तो हमें समझ में आता है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, बट क्या नेचर ऑफ प्रोडक्ट से भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा? चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिसॉल्व इन हॉट कंसंट्रेटेड एसिड? ठीक है। हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो चलिए देखें इसके अंदर क्या आपका आंसर है। मैं एक पोल बना रहा हूं, पोल में मुझे आंसर दे दीजिए। ओके, गिव मी द आंसर। लेट अस सी हाउ मेनी पीपल आर एबल टू गिव द राइट आंसर। Which of these following will not dissolve in hot concentrated nitric acid? Answer. क्या हुआ भाई, जल्दी जल्दी वोट करो। क्या बात है, यहां पे 27 वॉचिंग और हमारे पास सिर्फ अरिजीत विश्वास, वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी हियर। मोनू कुमार, हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, उस ऑप्शन के हिसाब से आंसर दो। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देन गुड जॉब। अरिजीत विश्वास, इस क्लास में आने के लिए आपने कोई पेमेंट की है? जब आपने खुद ही पेमेंट नहीं की है तो ये मुझे बताने की जरूरत क्या है? आंसर, 21 वोट्स है हमारे पास, 32 वॉचिंग है। वेयर आर द पेमेंट्स? वेयर आर द पोल्स आंसर्स? आई डेंट नीड योर परमिशन अरिजीत। ओके, आंसर दो भाई जल्दी से। मिल जाएंगे आयुषी डीपीपीस भी, और आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करने ही है ना। 24 वोट्स। वेयर आर द अदर्स? व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? कोई मुश्किल क्वेश्चन है क्या? चलिए कोई बात नहीं, वी हैव जस्ट एंडेड द पोल एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज aluminium. Aluminium was the answer. That means the answer was actually C, aluminium. और सी हमारे पास सिर्फ 7% लोगों ने सी बोला था। ठीक है। If there is no student, then who cares? ठीक है। Now it forms a protective coat of aluminum oxide which drastically slows down the reaction. तो यहां पर aluminium is not going to dissolve in the nitric acid. अब इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। हमारे पास एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ दीज एसिड्स विल नॉट बी यूज्ड? बताओगे? इनमें से कौन सा एसिड इस रिएक्शन में यूज नहीं होगा?
Arijit, I only care about those students who really want to study. I don't care about the number. Okay, answer. अरे ओहो सॉरी, मैं पोल देना भूल गया। चलो मैं पोल दे देता हूँ फटाफट। ओके, रुको 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 रुको। लोग आंसर दे रहे हैं, मैं पोल देना भूल गया हूँ, लोग आंसर दिए जा रहे हैं। चलो मैं आंसर पोल दे देता हूँ। मैं भूल ही गया था कि पोल भी दे सकता हूं मैं। जल्दी से आंसर दो अब। Hats off to you, Arjit Viswas. You study from where you are getting 20,000 plus doctors. Absolutely not a problem. Okay, some people have given the answer B, some people have given the answer C, but majority have given the answer D. So, what's the answer? 25 votes. 42 watching है। बाकी के votes कहां पे चले गए? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो। आई थिंक हमारे पास 50 लाइक्स तो अभी हो जाने चाहिए। 26 votes only, 46 watching, 26 votes, 27 votes. आंसर दूं? And everybody would be really shocked. ये कैसे हो सकता है? Great. We have 46 students. I like it. चलो, let's end the poll. 31 votes हमारे पास आ चुके हैं and we are going to have it. So, what's the answer? The answer is sulfuric acid. Shocking? Sulfuric acid is the answer because it will form a calcium sulfate coating, which is insoluble and stops further reaction. ठीक है? So, majority का आंसर गलत हो गया and overwhelming majority का आंसर गलत हो गया. Acetic acid can be used and it is used. थोड़ा सा हीट कर दो, acetic acid will be able to do the work. In fact, carbonate को टेस्ट करने के लिए acetic acid is the major thing which we use. ठीक है? So, एक और क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक्वा रिजिया में डिसॉल्व नहीं होगा? इसमें दो आंसर है। पूर्णेश, ये तुम्हें पहले नहीं पता थी इसलिए तो मैं बता रहा हूं। Arijit Viswas, you can get the blessing where 20,000 doctors come out. I believe I am not that capable, isn't it? Okay. Which of these will not dissolve in aqua regia? एक्चुअली इसमें दो आंसर हैं, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। सिल्वर एंड एल्यूमिनियम दोनों आंसर इसलिए हैं क्योंकि सिल्वर जो है एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देता है विच इज नॉट फर्दर सॉल्युबल। तो सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग सिल्वर के सरफेस पे बन जाती है और रिएक्शन रुक जाता है। अभी आपने इन रिएक्शंस में एक बात नोटिस की है, यहां पर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट विच इज बीइंग फॉर्म्ड। तो यहां पे प्रोडक्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पर असर पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर हमारे पास कोटिंग सिल्वर क्लोराइड की बन जाती है। अब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन। ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात करें, प्लीज रिमेंबर ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन कौन से होते हैं? ये वो रिएक्शन होते हैं जहां पे प्रोडक्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। अब एक पिक्यूलियर रिएक्शन है, मुझे नहीं पता अगर आप 12th क्लास में हैं और आपने पोटेशियम पर मैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन किया है, टाइट्रेशन किया है,
अगर उसमें आप देखोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन का जब किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो ऑक्सैलिक एसिड को पहले गर्म किया जाता है। वी नीड टू हीट ऑक्सैलिक एसिड, और फिर उसके बाद उसमें एक ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट डाल के उसको शेक करना होता है। जब वो एक ड्रॉप डिसॉल्व हो जाती है, देन यू कैन डू द टाइट्रेशन क्वाइट फास्ट विदाउट हीटिंग इट अगेन। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में Mn2+ जो रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पर बनता है, वो इस रिएक्शन को आगे कैटलाइज करता है। तो दिस इज एन ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन। ठीक है? Is it clear? So that is what we have as the auto-catalyzed reaction. ऐसे और भी ऑटो कैटलाइज्ड रिएक्शन जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है हमारे पास है CH3COO CH3 plus H2O. Now this reaction is going to give us CH3COOH plus CH3OH. अब इस रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड है, this provides H plus. Now H plus is a catalyst for this reaction. तो ये hydrolysis of ester also is an auto-catalyzed reaction, और ये एक बार जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, फिर ये रिएक्शन फास्ट होता चला जाता है। इनिशियल करना मुश्किल होता है, बट वंस इट हैज बीन स्टार्टेड, it is going to go fast enough. So that is what we have as an auto-catalyzed reaction. Is it okay? तो ये हमारे पास auto-catalyzed reaction हो जाता है। Now moving further, अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन से फर्क क्या पड़ता है। तो हमने रिएक्टेंट की नेचर की बात कर ली, हमने प्रोडक्ट की नेचर की बात कर ली, हमने बात कर ली सॉल्वेंट क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन। अब एक बात का ध्यान रखो, कंसंट्रेशन ले लीजिए या पार्शियल प्रेशर ले लीजिए, दोनों ही एक बात बताते हैं कि हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी रिएक्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। जितने ज्यादा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस होते चले जाएंगे दैट द रिएक्टेंट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इट इज समथिंग लाइक कि लेट अस से वी टॉक अबाउट अ रेट ऑफ रिएक्शन एज मैरिजेस। मैरिजेस की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। Whenever the marriage needs to take place, we need two people to come in contact with each other. We are going to talk about traditional marriages where we are asking about a male and a female to come in contact with each other in a proper orientation, in a proper way, in at a proper age group. Yani ki when they are going to come in contact with each other, then in that case there might be a marriage which is taking place. अब अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे आपने 10 लड़के और 10 लड़कियां स्प्रेड कर दी, देन इन दैट केस दे वुड डाई बिफोर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी मैरिज व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस। लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ द पीपल पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे जैसे पर यूनिट सरफेस एरिया हम लोगों को इंक्रीज करते चले जाएंगे, नंबर ऑफ मैरिजेस टेकिंग प्लेस विल आल्सो इंक्रीज। अब भारत की बात देखो ना, भारत के अंदर अगर हम, वो कहते हैं ना, जिस दिन मुहूर्त होता है उस दिन सारे के सारे बैंकेट हॉल, सारे के सारे बैंड वाले सब बुक हो जाते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द in the effect of concentration. As the concentration of the reactants increases, वैसे वैसे chances of the reactant molecules to come close to each other will keep on increasing. और जैसे जैसे reactant molecule के पास आने के chances बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे reaction के chances भी increase होते चले जाएंगे. And that is how we are going to say that the rate of reaction will increase with increase in concentration of the reactants. इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को इस बारे में? भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जो भी लोग बोर हो रहे हैं वो आराम कर लो, ठीक है ना। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी की बात हम बाद में करेंगे, हम तो सिर्फ इस समय कॉलिजन की बात करें। इफेक्टिव है या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन जब तक कॉलिजन नहीं होंगे तब तक इफेक्टिव भी होना मुश्किल है।
अतुल पाटिल बेटा, कंडीशंस लिक्विड और सॉलिड्स के लिए क्या डिफरेंट होगी, वी आर गोइंग टू चेक इट, बट ये तो हमें समझ में आ गया ना कि हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड reactants are there to take part in the reaction that will affect the rate of the reaction. ठीक है, ओके। अजीत बेटा, आप समझने के लिए तो आए ही नहीं हो ना, आप तो तंग करने के लिए आए हो, तो आप कैसे समझोगे? ठीक है, चलो। सो हम जैसे जैसे इफेक्ट हम जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे वी आर गोइंग टू हैव मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, एंड दीज पार्टिकल्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड एज दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, उतना ज्यादा रिएक्शन हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? एंड देन वी हैव द गुल्डबर्ग एंड वागे लॉ, और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। हम यहां पे भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास है गुल्डबर्ग वागे लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम गुल्डबर्ग वागे लॉ की बात करें, तो सबसे पहली बात जो आपके लिए हो सकती है, दैट वुड बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्टिव मास? ठीक है, active mass is the concentration, नहीं बोलना चाहिए, is the term on which the rate is directly proportional. ठीक है, the term on which the rate is directly proportional. And how do we obtain this term? Active mass is equal to concentration of the reactant raised to power a real number. ठीक है, हम कंसंट्रेशन की पावर में एक रियल नंबर लगा देते हैं, तो हमें एक्टिव मास का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मिल जाता है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में ना पूछ के किसी और चीज के बारे में पूछ रहा है, आई एम गोना पुट यू इन टाइम आउट। ठीक है, सवाल पूछ लीजिए केमिस्ट्री के बारे में, मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने नहीं है, अच्छा है बुरा है, डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, चलिए, तो यहां पर एक कंसंट्रेशन रेस्ट पर रियल नंबर, अभी जो रियल नंबर ये ऊपर है ना, दिस रियल नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर रिएक्टेंट। अब ऑर्डर की एक खास बात होती है कि ऑर्डर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें कोई इफ्स एंड बट नहीं है। बेटा, एक्टिव मास इज कंसंट्रेशन रेस टू पावर अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है ये नेगेटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, ये इरैशनल हो सकता है, ये रैशनल हो सकता है, मतलब कि ये कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा? ऑर्डर निकाला नहीं जाता, ऑर्डर मेजर किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज ऑर्डर।
मायू को बेटा हम रिएक्शन से उसका ऑर्डर निकालेंगे, पूरे चैप्टर में हमें ये करना है, फिलहाल ऑर्डर क्या होता है ये तो समझ लें। ठीक है, चलिए। तो ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट इज नेवर प्रिडिक्टेड, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन से प्रिडिक्ट कैसे होगा? एक बात का ध्यान रखना, ऑर्डर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के ऑर्डर डिटरमाइन नहीं कर सकते। इज दैट ओके? मैंने यहां पे रियल नंबर लिख दिया, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर हम रेट की बात करें, तो rate is proportional to concentration of the reactant A raised to power alpha. It is proportional to concentration of the reactant B raised to power beta. That means rate is proportional to concentration of A raised to power alpha, concentration of B raised to power beta. These are active masses of A and B. And this is what we call as the law of mass action. ठीक है, that the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactants. कोई कंफ्यूजन यहां तक? जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो। ओके, so active mass is the mass of the reactant actually involved in the reaction is termed active mass. अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लो है और कंपेरेबल है तो पूरा कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो उसके लिए एक्टिव मास 1 हो जाता है, मतलब कि पूरे रिएक्शन में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रेट कैसे आया का मतलब क्या है? रेट की हमारे पास गुलबर्ग एंड वागे लॉ है। गुलबर्ग एंड वागे लॉ हमें ये कहता है, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया, गुलबर्ग एंड वागे, दे डिड लॉट मेनी एक्सपेरिमेंट एंड दे फाउंड दैट दिस इज द गुलबर्ग एंड वागे लॉ। ठीक है, so that is what we have as the rate of the reaction. अब एक बात का ध्यान रखना, whenever we have pure liquids or solids, मतलब कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहां पे सारे के सारे कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में है या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में है, अगर कोई चीज सॉल्यूशन में नहीं है या गैसियस स्टेट में नहीं है तो दैट कंसंट्रेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई सॉलिड इन्वॉल्व है या प्योर लिक्विड, प्योर इमिसिबल लिक्विड इन्वॉल्व है, तो उसका कंसंट्रेशन 1 ले लिया जाता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उसकी डेंसिटी बन जाता है। ठीक है, एक्टिव मास इज द टर्म, इट इज द फैक्टर ऑन विच द रेट डायरेक्टली डिपेंड्स, और एक्टिव मास के लिए हम कंसंट्रेशन को ऑर्डर से रेस कर देते हैं। ठीक है, हर्ष सेन बेटा हिंदी मीडियम की कोई क्लास नहीं लगती, इंग्लिश मीडियम की क्लास लगती है। ठीक है, the rate remains a constant throughout the reaction and is considered 1. The number with which the concentration of the reactant must be raised to get the direct proportionality of the rate is termed order with respect to that reactant. अंशुमन विश्वास बेटा, अरिजीत विश्वास आपका ही पड़ोसी होगा कोई, उसे हम टाइम आउट में डाल चुके हैं। अ, हाँ बेटा बोलो। हाँ हर्ष बोलो। बोलो क्या पूछना चाहते हो? ऑलरेडी हेलो, बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो। हर्ष आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, बोलो। नहीं आई। मैसेज में हम्म,
आ रही हो तो। नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज। चलिए, क्लियर नहीं आ रही तो हाँ बोलो। हाँ बेटा बोलो, जो सवाल पूछना है वो पूछो जल्दी से। अब यहाँ पे हाँ बोलो। बेटा आप लिख के पूछ लो, लिख कर पूछ लो। आपकी आवाज नहीं आ रही। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है। अब सारे के सारे ऑर्डर्स का सम अगर कर लें तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। जैसे कि हमारे पास है रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू पावर अल्फा बी रेस टू पावर बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन एंड एन इज कॉल्ड द ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है। 2024 के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो 2022 की। ये भी कोई सवाल है? इतनी बार बता चुका हूं। हाँ, तो दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर। ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमने रेट की बात की, हमने यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी की बात की। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए। तो हमारे पास है रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू पावर अल्फा बी रेस टू पावर बीटा। सो रेट विल बिकम इक्वल टू अ कांस्टेंट, और केमिस्ट्री के अंदर कांस्टेंट के लगा देते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेते हम, सीधा सीधा कांस्टेंट के लगा देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास है ए रेस टू पावर अल्फा बी रेस टू पावर बीटा। नाउ दिस के इज व्हाट वी कॉल एज द रेट कांस्टेंट। किसी किसी किताब में इसको वेलोसिटी कांस्टेंट लिख दिया जाता है, किसी में इसको स्पेसिफिक रेट लिख दिया जाता है। एंड दिस इज द अमाउंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 यूनिट। ठीक है। तो के इज रेट व्हेन concentration of each reactant is 1 यूनिट। इसे बोला जाता है रेट कांस्टेंट। महक आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है ए पी ऑफ ए प्लस क्यू ऑफ बी गिव्स अस प्रोडक्ट। ठीक है। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू माय कॉल, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब के। जस्ट ज्वाइन इट देयर। ठीक है। तो K is the rate constant when the concentration of each reactant is 1। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर हम डायमेंशंस की बात करें, हर्ष आपने कुछ पूछना है पूछ लो। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो अगर हमारे पास ये है रेट की डायमेंशन, रेट की डायमेंशन इज कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। यानी कि हमारे पास ये हो सकता है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन पर सेकेंड, कंसंट्रेशन पर मिनट। सो दैट इज द यूनिट ऑफ रेट। ठीक है। फिर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो तो यूनिट कंसंट्रेशन का है ही। ठीक है।
तो concentration of B, again that's going to be the unit of concentration. तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा rate is equal to K into concentration of A raised to power alpha, concentration of B raised to power beta. Here it is going to be concentration time inverse concentration per unit time, that is equal to K into concentration raised to power alpha into concentration raised to power beta. That will going to be concentration into time inverse is equal to K into concentration raised to power alpha plus beta. देखो मैं जो कर रहा हूं उसको कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा घुमा दें, वैसे ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन है, तो हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन। अब यहां पर थोड़ा सा घुमाओगे ना तो ये के की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - एन टाइम इनवर्स। किसी को इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम? भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। तो here it is the derivation. अंशुमन बेटा 44 तो पहले थे, अब तो 45 हो जाने चाहिए। फाइन, चलिए लेट्स हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। कंसिडर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टू बी मोल पर लीटर and the unit of time to be seconds. Find the units of rate constant of 0, 1 and second order reaction. K is equal to concentration raised to power 1 minus n time inverse. Time inverse की जगह second inverse आ जाएगा. So it is going to be K is equal to mole per liter रेज टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब जल्दी जल्दी वैल्यू लिखते चल जाओ, n की वैल्यू आपको दे रखी है, वो n की वैल्यू यूज करो और आंसर आ जाएगा। कब तक होगा ये क्लास? ये क्लास 9 और 9:30 के बीच में खत्म हो जाएगा। सो एनी आई डाउट? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट मिल जाएगी बेटा अंशुमन, डीपीपी भी मिल जाएगी। Here are the units of rate constant for first, second and zero order reaction. कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। The units of K for a reaction are mole raised to power minus 3/2, liter raised to power 3/2, second inverse. Find the order of the reaction.
सौरभ सिंह बेटा, मिक्सचर्स का फॉर्मूला नहीं होता। रुद्राक्ष ने क्वेश्चन ही गलत पूछा था और उस गलत क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। अमेलगम इज अ मिक्सचर, इट्स अ लिक्विड अलॉय। इसके अंदर देखो, दिस इज मोल अपॉन लीटर रेज टू पावर -3/2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नाउ दैट्स इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n टाइम इनवर्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि -3/2 इज इक्वल टू 1 - n। तो n की वैल्यू क्या आएगी? n would be equal to 1 plus 3/2 is equal to 5/2. So this is a 2.5 order reaction. Any doubts, anybody? The notes of this class will be available on the Telegram channel. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। Write the next question. The rate constant of a reaction is given. Calculate the rate of the reaction when the concentration of the reactant is 0.2 mole per liter. सॉल्व करो इसे जल्दी से। सबसे पहले आपको के यूनिट से ऑर्डर निकालना है। फिर रेट निकालना है। रेट विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन, जो एन आप यहां से निकालोगे। यहां पे पोल नहीं है बेटा, यहां पे थियोरेटिकल क्वेश्चन, आंसर दो। मायूख, आपका आंसर मुझे मिल गया है, बट बाकियों को भी आंसर देने दो।
देखो, हमारे पास यूनिट है मोल रेज टू पावर -2, लीटर रेज टू पावर 2, सेकेंड इनवर्स। हमारे पास आ जाएगा मोल बाय लीटर रेज टू पावर -2, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू concentration raised to power 1 minus n time inverse. So minus 2 is equal to 1 minus n. That simply means n is equal to 3. So the reaction order is 3. ठीक है, तो अब हम रेट की बात करें. Rate is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 3 into 0.2 raised to power 3. सौरभ बेटा आपने सिली मिस्टेक कर दी है. इसका आंसर इज 2.0 या 2 into 10 raised to power minus 5. Is this clear? That's what we have as the rate of the reaction. ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं. जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए. And just for your information, this was a question in exam. नीट के एग्जाम में आया था ये इस बार के. वहां पे क्वेश्चन था विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहां पर आ जाएगा. कोई दिक्कत? चलिए ऑर्डर बताइए इसका. जीते रहो बेटा. लर्न होली कुरान एंड रिलेटेड वीडियो टू इस्लाम. जीते रहो. फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसका फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. आंसर. अंशुमन विश्वास बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो. सिंपल है बेटा. 1.5 नहीं तीर्थराज. ये मोहन. इट्स 2.5. It is 2 plus 1 by 2 is equal to 2.5. Okay. जल्दी जल्दी बताइए इसका. जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो.
क्या नहीं आ रहा बेटा? दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। यहां पर इसके अंदर भी वन और वन है, यहां पर भी ये सेकंड ऑर्डर है। और दोनों के अंदर रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। चलिए इसका भी बताइए। ओके, अंशुमन पढ़ाई पे ध्यान दो। दैट्स द बेस्ट टिप दैट यू कैन गेट। ओके, सो हियर द ऑर्डर इज 3/2। अगर हम रेट की बात करेंगे तो रेट विल कम आउट टू बी, नो, और रेट कांस्टेंट के की बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी मोल रेस टू पावर -1/2 लीटर रेस टू पावर -1, ओ लीटर रेस टू पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स। यहां पर ये है के का यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर है। किसी को दिक्कत? ओके, कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। So we'll continue in the next class. Now, bye bye. Take care.